हेलो एवरीवन। तो एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता और जीटीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के बिल्कुल सिलेबस के मुताबिक ये आपका मॉडल पेपर नंबर 10 है। और अब तक हम लोग जो 9 मॉडल पेपर लगा चुके हैं दोस्तों, उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यानी कि आप 1 to 10 यानी कि सभी मॉडल पेपर एक साथ हल कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको पहला वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो, तो सारे वीडियोज एक साथ ही प्ले होते मिल जाएंगे। ठीक है, पहला ख़त्म होगा दूसरा शुरू होगा, इस प्रकार से। तो ये 10वां मॉक टेस्ट है और आज के इस लेक्चर में जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर से ये प्रश्न आपके अलग अलग यानी कि यूपीपीएससी की जो अलग अलग परीक्षाएं हुई हैं उसमें इतिहास के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक कंपाइलेशन है। सारे प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि यूपीपीएससी के क्वेश्चन बैंक में हैं तो ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी मॉक टेस्ट मैं आपको दिया हूँ, जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, सारे प्रश्न बैक हिस्ट्री के साथ हैं। यानी कि अगर आप जीएस के लिए और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो जितना आप पढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में, ये सारे जो जीएस के प्रश्न आपको मिल रहे हैं ये भी काफ़ी इनफ रहेंगे। हालांकि मैं आपसे कहूँगा कि आप जो थियरी की क्लास है उसको भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन किया करें। मैं देखता हूँ कि थियरी में बहुत ही कम लोग जो है इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत कम लोग थ्योरी की क्लास वॉच करते हैं। तो मॉडल पेपर के साथ साथ आप लोग थ्योरी की क्लास भी देखा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए यहाँ पर देखेंगे स्थल दिया गया है और उत्खननकर्ता कौन थे। तो पूछ क्या रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं कि हड़प्पा की जो खोज की गई यानी कि उत्खननकर्ता कौन थे, राखाल दास बनर्जी को बता रहे हैं दोस्तों। तो क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पहला तो आपका गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होना चाहिए दयाराम शाहनी। अगर होता तो ये सही होता। चनहुदड़ो के उत्खननकर्ता मैके थे, ये करेक्ट है। रोपड़ के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे, ये भी सही है। लेकिन लोथल के कौन थे? तो ये थे SR राव। क्या नाम था? SR राव। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको हो जाएगा क्योंकि RS और SR, ठीक है, लेकिन बिस्ट और राव में थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा। तो याद रखिए कि लोथल के जो उत्खननकर्ता थे वो कौन थे? SR राव थे। इस प्रकार से पहला वाला गलत हो गया, चौथा वाला गलत हो गया। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 1 और 4 जो कि विकल्प डी में दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। इसके अलावा दोस्तों चनहुदड़ो के मैके, रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा, लोथल के SR राव। इसी के साथ साथ 2 और स्थल जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर मान लो आपसे ये पूछ ले कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे, तो इसका उत्तर क्या देंगे आप? या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे, तो आपको याद है, देखो मोहनजोदड़ो का तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राखाल दास बनर्जी। ठीक है, और धौलावीरा यह है आपका RS बिस्ट। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एक ही इसमें सुमेलित है, वही आपको पकड़ना है। तो दायमाबाद यह किस नदी के तट पर स्थित है, बताना। तो गोदावरी नदी बता रहे हैं यहाँ पर, जो कि गलत है। दायमाबाद यह स्थित है दोस्तों प्रवरा नदी के तट पर। ठीक है, तब ये सही होता। आलमगीरपुर यमुना नदी के तट पर बता रहे हैं, ये सुमेलित है। नहीं, ये भी सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर दोस्तों यह हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है, तब ये सही होता। मांडा बता रहे हैं कि सिंधु नदी के तट पर, तो ये भी गलत है। मांडा जो है दोस्तों ये चेनाब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और सुतकांगेडोर या दास्क नदी या दास्त नदी के तट पर स्थित है, ये आपका करेक्ट था। तो कौन सुमेलित है? ऑप्शन सी। बाकी के जो उत्तर हैं इसको आप देख लीजिए और अच्छे से इसको रट लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप जाके वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपना रिवीजन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम से संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। मतलब यहाँ पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पर, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सबसे छोटा तो कुल होता था, कुल माने परिवार, परिवार से बनता था ग्राम, ग्राम से बनता था विश्व, विश्व से जन और जन से राष्ट्र। यानी कि हमारा जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि मौर्य काल में सामान्यतः भूमि कर कितना होता था।
मौर्य काल में जो सामान्यतः भूमि कर होता था दोस्तों, ये कितना होता था? ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। और इसका उत्तर क्या बनेगा? तो मौर्य काल में राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत होता था भूमि कर, और यह सामान्यतः उपज का 1/6 होता था, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। अच्छा, भूमि कर जो होता था दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता था। कौन कौन सा होता था? एक होता था यहाँ पर सेतु कर, ठीक है, और दूसरा होता था वन कर। ये याद रखिएगा। राजकीय भूमि से जो आय होती थी उस आय को कहते थे सीता। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि सीता क्या था? राजकीय भूमि से होने वाली आय कही जाती थी सीता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? कल मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म और भी बाकी कई सारे धर्मों के बारे में पढ़ाया था। क्लास जिन लोगों ने ज्वाइन की होगी वो डेफिनेटली इसका उत्तर दे पाएंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है और बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को तो मानता है लेकिन आत्मा को नहीं मानता है, मतलब पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, ठीक है। तो यहाँ पर न तो एक सही है और ना ही 2 सही है, तो उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज और जैंद्रमीज नाम से संबोधित किया है? अग्रमीज और जैंद्रमीज, तो दोस्तों ये था कौन? ये था घनानंद, ठीक है, घनानंद था ये। तो एक राट की उपाधि इसने धारण की थी, इसने एक उपाधि धारण की थी, एक राट, ठीक है। और यूनानी लोग घनानंद को ही अग्रमीज और जैंद्रमीज कहते थे, तो इसका उत्तर है विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या होगा? नासिक, नानाघाट, बेसनगर अभिलेख में, मेहरौली चंद्र अभिलेख में। इसका उत्तर बताइए। भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य दोस्तों मिलता है आपके नानाघाट अभिलेख से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आंध्र सातवाहन वंशीय सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका, नाम था उनका नागनिका, आजकल नाग नागिन पे सीरियल बहुत चलते हैं। नागनिका के नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान में दी थी, तो विकल्प बी आपका इसमें उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है, ठीक है। देखो प्रश्न में ना है और नहीं है ये अक्सर आता है और लोग उत्तर गलत करके चले जाते हैं। थोड़ा सा समय दिया करो और आराम से प्रश्न को समझा करो कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पर देखते हैं कौन सा सुमेलित है, मतलब एक ही सुमेलित है, 4 दिया गया है तो बाकी 3 तो गलत ही होंगे। और जैन तीर्थंकर, उनका जो प्रतीक चिन्ह फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपकी क्लास जब चल रही थी तो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको अच्छे से, उसको आप देखते रहिए। जैसे कि बात करें नेमिनाथ, इनका जो प्रतीक है दोस्तों बताया जा रहा है अश्व, जो कि गलत है। इनका प्रतीक था शंख, ठीक है, शंख ये सही होता। अजीतनाथ का प्रतीक बता रहे हैं कलश, ये भी गलत है। अजीतनाथ का प्रतीक होता था दोस्तों हाथी, ठीक है, याद रखना। पार्श्वनाथ के बारे में बात करें दोस्तों तो ये आपका करेक्ट है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है ये सर्प है, ये आपका सही है। मल्लीनाथ बता रहे हैं सिंह है, आपको पता ही है कि सिंह जो था ये किसका था? महावीर स्वामी का था, तो यहाँ पर मल्लीनाथ का नहीं था, ये मल्लीनाथ का होता है कलश, ठीक है। और ये जो आपका सिंह दोस्तों ये महावीर स्वामी का है, याद रखिएगा। और बैल भी था, किसका था? ऋषभ देव का था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? शतमान जो सिक्के होते थे दोस्तों ये किस धातु के ढाले जाते थे? याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो निष्क नामक सिक्के होते थे, निष्क, इसके अलावा स्वर्ण, स्वर्ण तो स्वर्ण है ही है, इसके अलावा पल, ये 3 सिक्के जो थे दोस्तों ये सोने के होते थे, ठीक है, ये सोने के सिक्के थे। चांदी के सिक्के शतमान, शतमान सिक्के जो होते थे दोस्तों ये चांदी के सिक्के होते थे, यानी कि इस क्वेश्चन का तो उत्तर मिल गया हमें, ऑप्शन बी। तांबे के भी सिक्के बनते थे, तांबे के जो सिक्के बनते दोस्तों उन्हें क्या कहते थे? काकिनी कहते थे। क्या कहते थे? काकिनी। काकिनी सिक्के तांबे से बनते थे। इसके अलावा दोस्तों एक धातु और होती थी करसापण। करसापण से क्या क्या बनता था? तो करसापण मतलब सोना, चांदी, तांबा, रागा, सीसा आदि धातुओं का होता था ये, तो ये तो एक तरीके से मिक्स होता था, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? कई बार पूछा जाता है कि विजयनगर पर जो शासक हुए थे
यानी कि जो उसमें वंशावली है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। आपको बता दें कि विजयनगर पर सबसे पहले जो शासन किया था संगम वंश ने किया था। संगम वंश के बाद आया था आपका सालू वंश, याद रखिएगा, क्रम में कभी कभी आ जाता है। और सालू के बाद आया था तुलु वंश। तुलु के बाद आता है आपका अराविडो। ये प्रमुख रूप से 4 वंश हैं जिनका संबंध है इससे, विजयनगर से। और कृष्णदेव राय का संबंध जो होता है यह तुलु से था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, तुलु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था। दक्कन को भेदने वाला जो पहला शासक था दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी था। हालांकि अलाउद्दीन, महावत खान, शाहजहां वगैरह ये लोग भी दक्कन को जीते थे, लेकिन फिलहाल अलाउद्दीन खिलजी ये पहला व्यक्ति था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था दक्षिण भारत पर पहला जो आक्रमण किया गया था दक्षिण भारत पर, वो अलाउद्दीन के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था। किसने अपने नाम के आगे या किसने खुद को पैगंबर का सेनापति कहा था। तो खुसरो शाह ने कहा था दोस्तों। विकल्प बी आपका करेक्ट है। ठीक है, खुसरो मलिक नसीरुद्दीन, इसने खुसरो शाह के नाम से उपाधि धारण की थी और इसने खुद को पैगंबर का सेनापति भी कहा था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मसाहत का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, मसाहत का संबंध है भूमि से। ठीक है, विकल्प ए आपका करेक्ट है। तो पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त जो होता था उसे मसाहत कहते थे। पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त जो होता था मसाहत कहते थे। इसमें प्रति इकाई बिस्वा को आधार बनाया जाता था। बिस्वा जो था वो आधार था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। तो मसाहत का संबंध जो है दोस्तों ये किससे है, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी से है। ये आप याद रखना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। यानी कि ताजमहल जो बना इंस्पायर हुआ था इस इमारत से। तो ये हुमायूं का मकबरा था। ऑप्शन बी इसका सही है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो याद रखना कि हुमायूं की पत्नी ने करवाया था, हमीदा बानो बेगम ने। किसने बनवाया था हुमायूं का मकबरा, हमीदा बानो बेगम के द्वारा इसे बनवाया गया था। ये आप याद रखना। ठीक है, यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण भी माना जाता है। ईरानी कला पर बना हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया था। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 1530 में क्या हुआ था, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था। और उस समय 1 साल पहले यानी कि 1529 में नीनो डी कुन्हा, क्या नाम था, कुन्हा याद रखना, इतना से काम चल जाएगा। तो नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था और अगले ही साल उसने 1530 में क्या किया था, कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बना लिया था। पहले राजधानी इनकी हुआ करती थी कोचीन, लेकिन फिर 1930 में इसने बना दिया था राजधानी गोवा को। ठीक है, तो इसमें नीनो डी कुन्हा जो आपका विकल्प है ये विकल्प सी, ये आपका करेक्ट है। वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था, ये बताइए। अच्छा प्रश्न है ये। वैष्णव संत के कृष्णमार्गी शाखा के महान संत वल्लभाचार्य का जन्म बनारस में हुआ था, ये तो आप जानते ही होंगे। और ये रुद्र संप्रदाय से थे, ये आप जान लीजिए। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी, आपको पता है ना अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, 1793 में हुआ था लागू। ठीक है, और इसमें जो भूमि का स्वामी था वो कौन था, जमींदार था। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो विकल्प ए 1793 में व्यवस्था लाई गई थी और इसमें क्या हुआ था, कंपनी की आय को फिक्स कर दिया गया था। जमींदार का काम ये था कि वो किसानों से लगान वसूली करे, अपना हिस्सा रखे और शेष हिस्सा एक डेट पर कंपनी के पास पहुंचा दे। तो ये कुछ ज़्यादा तानाशाही हो गई थी इसमें। अगला क्वेश्चन है। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को ज़मीन के कितने भाग पर नील की खेती करना कंपलसरी था। इसका उत्तर डेफिनेटली आपको पता होगा, 3/20, 3/20। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये व्यवस्था मुख्य रूप से बिहार के चंपारण में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था। वुड डिस्पैच कब आया था, ये आपके एक होमवर्क प्रश्न है, बताना कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं देखूंगा कि कौन से लोग बहुत क्यूरियस हैं
कि वो परीक्षा में सफल हों, और जो लोग इस तरह कमेंट करेंगे ना, मैं समझूंगा कि वो बहुत सीरियस हैं। तो वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था, महिला शिक्षा को शामिल किया गया था। शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम ये भी शामिल किया गया था। अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति को भी शामिल किया गया था। लेकिन इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई, ऐसा नहीं था। ना तो इलाहाबाद में, ना पटना में, ना बनारस में। हालांकि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो फिर कहाँ पर? तो ध्यान देना दोस्तों कि ये जो व्यवस्था लागू की गई कहाँ पर की गई थी? ये बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय खोलने की बात यहाँ इसमें की गई थी, ना कि इलाहाबाद, पटना और बनारस में। ठीक है, तो डी आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन को शुरू किया था? कई बार ये प्रश्न यूपीपीएससी में रिपीट हुआ है। 1906 इसका आंसर है। ठीक है, ध्यान देना इसको। और इस आंदोलन के नेताओं के नाम क्या थे? मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना जाफ़र अली खां आदि इसमें सम्मिलित थे। इन नेताओं ने बड़े जोरदार ढंग से यह प्रस्तावित किया कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल ही चाटुकारी नहीं करनी है और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। तो ये शुरू हुआ था आपका अहरार आंदोलन। कब हुआ था? 1906 में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करिए। खेड़ा सत्याग्रह, रौलट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों की सत्याग्रह और चंपारण। तो इसमें सबसे पहले जो घटना हुई थी दोस्तों, ये चंपारण की हुई थी। कब हुई थी? 1917 में होती है। ठीक है, इसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल भी होती है। 1918 की ये घटना हो गई आपकी। ठीक है, इसके बाद खेड़ा और रौलट सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी इसके जस्ट बाद 1918 में ही हुआ था, और रौलट आया था 1919 में। ठीक है, तो इसमें क्या उत्तर बनेगा? 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 जो कि विकल्प बी में आपका दिया गया है, यही आपका यहाँ पर आंसर है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है? आपातकाल का उपबंध दोस्तों किस में किया गया है? भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। सही जवाब भाग 18 है। ठीक है, भाग 18 में किया गया है। ध्यान देना कि भाग 15 में क्या दिया गया है? भाग 15 में आपका निर्वाचन है, निर्वाचन दिया गया है भाग 15 में। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध मिलते हैं भाग 16 में। भाग 17 संबंधित राजभाषा से, कई बार यहाँ से भी प्रश्न आए हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और भाग 18 ये संबंधित है आपके आपातकाल से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या बन रहा है? आपातकाल। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, तो निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए। तो ये अनुशंसा की गई थी वेंकटचलैया समिति के द्वारा। ऑप्शन ए आपका इसमें उत्तर है। ठीक है, और कहा गया कि इस समिति में प्रधानमंत्री हों, गृहमंत्री हों, लोकसभा अध्यक्ष हों, उपराष्ट्रपति तथा राज्य का मुख्यमंत्री भी शामिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर कालानुक्रमिक, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो अच्छा, एक बात बताओ आप लोग कि आपको पता है ना कि होम रूल लीग दोनों, यानी कि होम रूल की स्थापना तिलक के द्वारा भी की गई थी और एनी बेसेंट के द्वारा भी की गई थी। किसका पहले हुआ था ये बताओ आप। तो याद रखना कि 1916 में ही दोनों के दोनों होम रूल लीग बनाए गए थे, 1916 में। लेकिन ध्यान देना कि अप्रैल के महीने में बना था तिलक वाला, ये पहले आया था, और बाद में बना था, यानी कि शायद सितंबर का महीना था जब बना था एनी बेसेंट वाला। ठीक है, अभी याद आ जाएगा, आपको बता देते हैं। गांधी जी का अफ्रीका से लौटना ये कब हुआ था? 1915 में। आपको ये तो अच्छे से याद ही होगा। ठीक है, और तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग शुरू किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर में शुरू किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर में शुरू किया था। ठीक है, और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और कांग्रेस लीग समझौता ये भी कब हुआ था? ये दिसंबर 1916 में हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे 1916 की सारी घटनाएं हैं, ये आप देखेंगे। सबसे पहले तो आता है आपका 2 नंबर, सबसे पहले आ जाएगा 2 के बाद फिर आ जाएगा आपका 1 अप्रैल वाला, फिर आ जाएगा 4
और फिर आ जाएगा 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ये विकल्प किसमें दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है, यही आपका उत्तर बनेगा, इसको आप याद रखिएगा। फ्लाउड कमीशन से प्रेरित कौन सा आंदोलन था? फ्लाउड कमीशन से प्रेरित था तेभागा आंदोलन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तेभागा आंदोलन दोस्तों ये 1946 से लेकर 1947 तक बंगाल में चला था, बंगाल के 15 जिलों में चला था। इसमें बंगाल किसान सभा ने काफ़ी जो है मतलब योगदान दिया था, और इसके जो प्रमुख नेता थे कौन थे? तो कंपा राम सिंह, क्या नाम था? कंपा राम सिंह इसके प्रमुख नेता थे। और कंपा राम सिंह और भवानी सिंह का नाम भी आता है, कंपा राम सिंह और भवानी सिंह दोनों का नाम आता है। तो बंगाल भू राजस्व आयोग, इसे ही कहा जाता था फ्लाउड कमीशन, बंगाल भू राजस्व आयोग। यानी कि फ्लाउड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि खेतिहर को फसल का 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए, खेतिहर जो है उसको फसल का 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए। ज़मींदार को 1/3। इस सिफारिश को लागू करने के लिए तेभागा आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो ये आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की जांच सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों ये विकल्प सी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी करेक्ट है। खेड़ा जिले के किसान फसल की विफलता और भू राजस्व में छूट की मांग को अनदेखा करने के कारण गंभीर संकट में थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने जांच की और किसानों की मांग को जायज़ ठहराया था। चूँकि फसल सामान्य पैदावार के 1/4 से भी कम थी, तो भू राजस्व संहिता के तहत किसानों को पूर्ण छूट का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? तो बताइए। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, ये आपका तो बिल्कुल सही है। और शक संवत 78 ईस्वी, ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 सही है। वल्लभी संवत के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वल्लभी संवत की तिथि 319 ईस्वी है, 319 ईस्वी, यानी कि तीसरा जो है गलत है। तो 1 और 2 आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में, यानी कि BC लिखा जाएगा ना, तो ईसा पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था। शक संवत 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। किसने शुरू किया था? याद रखना, कनिष्क ने। और भारत का यह राष्ट्रीय संवत भी है। वल्लभी संवत की तिथि है 319 ईस्वी, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस विदेशी यात्री को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी? कौन सा विदेशी यात्री था जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा था? तो दोस्तों इसका उत्तर है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस भारत कब आया था? ये 1608 में आया था, और ये जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। सर टॉमस रो कब आया था? 1616 में आया था। सर टॉमस रो ये कब आया था? 1616 में आया था। विलियम फिंच ये कब आया था? 1608 में आया था। और विलियम एडवर्ड आया था 1615 में, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी? कौन सा चोल शासक था जिसने त्याग समुद्र की उपाधि जो है वो धारण कर ली थी? तो आप बताइए इसका उत्तर क्या बनेगा। तो ध्यान देना दोस्तों कि इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विक्रम चोल। विक्रम चोल ने त्याग समुद्र और त्यागावतार की उपाधियां धारण की थी, और धार्मिक रूप से असहिष्णु था, और उसने गोविंद राज मंदिर की प्राचीन वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। और राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को जीता और गंगैकोंड चोल की उपाधि ली। साथ ही गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी भी स्थापित की थी। ध्यान देना कि गोविंद राज मंदिर की प्राचीन जो वैष्णव मूर्ति थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया था विक्रम चोल ने, इसको आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। ये बताइए कि खनिज और खदान खान क्षेत्र ये कहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, ये आपको बताना है। तो लौ एस के लिए जाना जाता है दोस्तों इटावीरा, यानी कि विकल्प इसका 4 सही होगा। मैग्नीज मिलेगा आपको चियातुरा में, ठीक है। तांबा मिलता है वाइपा में, और बॉक्साइट मिलेगा सडबरी में, तो उसको आप याद रखेंगे। इसका जो विकल्प सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 4 3 1 2 वाला विकल्प आपका करेक्ट है। तो दोस्तों ये आपके सारे प्रश्न हो गए, और उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल रहा होगा। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं,
सभी प्रश्नों को अगर आप चाहते हैं PDF के रूप में, तो आप टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सर्च भी कर सकते हैं स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश लिखकर। फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।